एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी जो टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट हम करने लग रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और वो सारी क्लासेस नॉलेज हब चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब का, वहाँ से आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं, ये HSSC का जो पैटर्न है सीईटी एग्ज़ाम के लिए, उसी पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं। यानी कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे जीके के, फिर हरियाणा जीके, कुछ पर्सन होंगे इसमें कंप्यूटर के भी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये 7 टॉपिक हैं जिनसे पर्सन आपसे पूछे जाएंगे और उसी पैटर्न के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। हर टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। 100 पर्सन होंगे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इसके अंदर हर पर्सन की डिटेल में आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसका 23 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 24 जो आज हम करने वाले हैं। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और ये टेस्ट सीरीज है, ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा तैयार की गई है और ये उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोर्स वगैरह के लिए, कोई भी जानकारी के लिए। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जीके पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर आएगा, उसके बाद हरियाणा जीके आएगी। 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स इसमें हम करने वाले हैं। जो पहली बार क्लास देख रहे हो वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आज का कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश के जो शासक थे, तो चोल वंश जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था। देखो सबसे पहले देखो चोल वंश की स्थापना किसने करी थी। चोल वंश की स्थापना करी थी विजयालय चोल ने। विजयालय चोल जो शासक था उसने स्थापना करी थी। ठीक है, विजयालय चोल ने। और कब की बात है ये है 848 सी की। 848 में स्थापना हुई थी चोल साम्राज्य की। और ये तमिल साहित्य यानी कि जो दक्षिण भारत था ना, वहीं पर है। ये तमिल क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है चोल शासक। 848 में विजयालय चोल ने इसकी स्थापना करी थी। और जो चोल शासक का जो अंत हुआ था, जो चोल साम्राज्य, वो हुआ था 1279 में। ठीक है, 1279 में, 848 में स्थापित हुआ था विजयालय चोल के द्वारा और ख़त्म हुआ था 1279 में। चोल साम्राज्य ने एक प्रसिद्ध मंदिर भी बनाया था इन्होंने, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता जिस पर, और वो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर है एक। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, और ये कहाँ पर है, ये है तंजावर में। बृहदेश्वर मंदिर है तंजावर के अंदर। जो चोल शासक राजराजा ने बनवाया था, राजराजा प्रथम जो चोल शासक था उसने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है, तंजावर के अंदर है ये। तंजावर जो है इनकी राजधानी थी चोल शासकों की। ठीक है, ये बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था 1010 के अंदर। तंजावर के अंदर है बृहदेश्वर मंदिर, राजराजा प्रथम ने बनवाया था। चोल शासकों की सबसे प्रसिद्ध इमारत है ये। ठीक है, प्रसिद्ध धरोहर जो बनाई थी इन्होंने। चोल शासक जो चोल राज्य था ये प्रसिद्ध क्यों था, तो ये था इनके जो सरकार की जो नीतियां थी, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी थी इनकी, वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, मतलब जैसे अब है उस हिसाब से सारा शासन सेंटर के अंदर था। और यहाँ पे जो ग्राम पंचायत वगैरह, कहने का मतलब क्या है कि हर छोटी से छोटी इकाई इन्होंने विभाजित कर रखी थी शासन के लिए। ग्राम पंचायत होना, फिर अलग हर स्तर के ऊपर इन्होंने सरकार बना रखी थी अपनी अपनी एक। ठीक है, जो गवर्नमेंट शासक था, जो था इनकी गवर्नमेंट थी, वो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी इनके। ग्राम पंचायत वगैरह ये इन्हीं की देन है चोल शासकों की। ठीक है, इसके अलावा चोल शासक को जो मिलिट्री थी और जो नेवल जो फोर्सेस थी इनकी, इसके लिए भी ये काफ़ी जाना जाता है चोल साम्राज्य। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। ठीक है, चोल राज्य की स्थापना करी थी विजयालय चोल ने, विजयालय चोल 848 में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर। प्रश्न नंबर 2 है, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। जो कुतुब बख्तियार खिलजी है, इन्होंने बिहार पर आक्रमण किया था, तो ये जानकारी कहाँ से मिली है, तो ये मिली है तबाकत ए नसीरी से। तबाकत ए नसीरी से ये मिली है। ठीक है, कि बिहार पर बख्तियार जो खिलजी है उसने आक्रमण किया था। अब बात आती तबाकत ए नसीरी जो है ये लिखी किसने थी, तो एक पर्शियन हिस्टोरियन है
मिन्हाजुद्दीन, ठीक है, इसने लिखी थी, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। तबीकात ए नसीरी किताब है, पर्शियन हिस्ट्रियन है, मिन्हाजुद्दीन सिराज, उसने लिखी थी ये। उसके अंदर ये बताया गया है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके अंदर ध्यान रखना ये। अगला है प्रश्न नंबर 3, और इसमें है कि 1793 का जो एक्ट आया था उसमें जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्रहार्क अभिकर्ता बना दिया। इसका क्या कारण था? 1793 का जो एक्ट आया था ना, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था अंग्रेजों के शासनकाल में, उसकी जो जुडिशियल पावर थी, जो न्यायिक जो क्षमता थी ना, वो हटा दी गई थी। जो न्यायिक निर्णय जो थे उसकी क्षमता हटा दी गई, और इसका काम, मेन काम क्या था कि आप सिर्फ पैसे इकट्ठे करो, बात खत्म। तो क्यों हटा गया था, इसका क्या कारण था? कॉर्नवालिस ने करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी 1793 में। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था उसका जो जुडिशियल पावर थी वो हटा दी गई थी। क्यों हटा दी गई थी? पहला ऑप्शन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये तो गलत है बिल्कुल भाई। ये इसमें कह रहा है कि कॉर्नवालिस ने सोचा कि अगर डीसी को पावर दे देंगे, कोई दूसरा काम दे देंगे, तो जो धन का कलेक्शन है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, उस पर बोझ बढ़ जाएगा। तो ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं था। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियन के हाथ में होना चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रहण का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। ये भी गलत है। जो राजस्व का कार्य है ये भी इन्हीं के हाथ में था, भारतीयों को सौंपने का कोई इनका विचार नहीं था। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही गलत है। ऑप्शन 4 पढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है कि न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था, और कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजगर। ये भी गलत है, क्योंकि कानून बनाने वाले खुद ही थे अंग्रेज, इनका खुद का ही कानून चलता था, भारत का तो कोई कानून था ही नहीं। ठीक है, तो कानून में जो भारत का गहरा ज्ञान होने की भी इनको कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो इन्होंने बोल दिया वो ही कानून बन जाता था, उस समय ऐसा था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी है वो दे रखा है कि कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में सकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। यानी कि जो कॉर्नवालिस के शासनकाल में ये जो एक्ट आया था 1793 का, ये कॉर्नवालिस ने दिया था। और कॉर्नवालिस क्यों दिया था? कॉर्नवालिस समझ गया था कि अगर सारी शक्ति एक आदमी को दे दी ना, जिला कलेक्टर के हाथ में दे दी, तो काफ़ी दिक्कत कर सकता है। एक आदमी के साथ इतनी परम शक्ति होना गलत है। मतलब उसको सारे ज़िले का रेवेन्यू अधिकारी बना दिया, भाई सारे ज़िले से टैक्स वगैरह जो आएगा तू इकट्ठा करेगा, पैसे का मालिक हो गया। उसके बाद उसको न्याय करने का अधिकार भी दे दिया, तो उसने कहा कि ये गलत है। इस वजह से उन्होंने जो 1793 का एक्ट था, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उससे जो न्यायिक अधिकार है वो ख़त्म कर दिए थे उसके। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला है प्रश्न नंबर 4। राज्य विधानसभा परिषद के उत्साधन के लिए, यानी कि उसको ख़त्म करने के लिए, अबोलिश करने के लिए, राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 169 है, आर्टिकल 169 संविधान का, और उसमें क्या लिखा है? वो है राज्य विधान परिषद का उन्मूलन। देखो, राज्य विधान परिषद है वो राज्य विधानसभा बना सकती है एक सिंपल एक मेजोरिटी एक्ट के द्वारा। ठीक है, मेजोरिटी बिल के द्वारा, और इसका ख़त्म करेगी वो भी राज्य विधानसभा ही इसको ख़त्म कर सकती है अनुच्छेद 169 के तहत। राज्य विधानसभा सभी राज्यों में नहीं होती, राज्य के ऊपर आधारित वो बना सकता है, नहीं बना सकता, उसके लिए कुछ सीटें फिक्स होनी चाहिए। तो इसमें क्या रखा कि अनुच्छेद 169 का क्या अभिप्राय है, सीधा मतलब ये पूछा है। पहला है कि राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। दूसरा है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तीसरा है कि राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संकल्प के लिए राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। चौथा है कि केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो अनुच्छेद 169 के तहत जो विधानसभा अगर विधान परिषद को भंग करती है, उसको ख़त्म करती है, तो इसमें जो लिखा वो है कि केंद्र सरकार पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। केंद्र सरकार पर इसको लेकर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो उसके लिए कानून का निर्माण करे। ठीक है, इसकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। सारा का सारा जो राज्य की विधानसभा है उसके ऊपर निर्भर है। विधानसभा चाहे तो उसको बना सकते हैं, विधानसभा चाहे तो उस विधान परिषद को भंग कर सकती है।
प्रश्न नंबर 5 दिया है, ये कथन मिलान करने हैं। भिलाई कहाँ पर है? दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। देखो ये सारा के सारे है ना जो स्टील प्लांट है वो आपको ध्यान देखो इनकी लोकेशन, दुर्गापुर में भी है, राउरकेला के अंदर भी, भिलाई के अंदर भी है। अब आपको बताना कौन सा कहाँ पर है। देखो दुर्गापुर है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, बिल्कुल सही है। राउरकेला है, ये उड़ीसा के अंदर है। जमशेदपुर है, झारखंड के अंदर है। ये सिटी के अंदर आया था ये। राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला जो स्टील पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर आएगा, ध्यान से करके ना, ठीक है। भिलाई जो है, भिलाई ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। भिलाई जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और राउरकेला उड़ीसा के अंदर। तो ऑप्शन ए है जो गलत दिया गया था, यहाँ पर आएगा छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 6 है कि कौन से स्थान पर रेलवे मंडल कार्यालय, रेलवे डिवीज़न ऑफिस कहाँ पर है? तो ये है बिलासपुर के अंदर। बिलासपुर के अंदर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोन है, ठीक है, बिलासपुर के अंदर है। ये रेलवे का प्रश्न, आप सिर्फ नाम याद रखना है इतना सा। प्रश्न नंबर 7 है कि जो द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन, जो प्रकाश की जो किरणें होती है वो किस नेचर की होती है? लाइक ए वेव, एक तरंग के समान, लाइक ए पार्टिकल, एक कण के समान, लाइक बोथ वेव एंड पार्टिकल, तरंग और कण दोनों के समान, या इनमें से किसी के भी नहीं। तो जो प्रकाश की जो किरणें आती हैं वो तरंग और कण दोनों के समान होती है, वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में आती है, ठीक है। देखो लाइट की डेफिनेशन अगर हम देखो तो लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स में ट्रैवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो जो लाइट रेडिएशन होती है वो वेव और पार्टिकल दोनों की फॉर्म में होती है। वेव और पार्टिकल, ध्यान रखना वेव क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर शो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसके अलावा ये पार्टिकल्स के बंडल की फॉर्म में ट्रैवल करती है लाइट, ऐसे पार्टिकल के बंडल्स की फॉर्म में, और नेचर शो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसलिए इसके दोनों ही गुण होते हैं, जो लाइट वेव होते हैं उसके अंदर, लाइट रेडिएशन जो प्रकाश की किरण होती है उसके अंदर, वेव का भी और पार्टिकल का भी, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 8 है कि लहसुन में जो गंध आती है वो किस वजह से आती है? लहसुन जो होता है हमारे घर में, जो गार्लिक बोलते हैं, लहसुन बोलते हैं देसी भाषा में, उसके अंदर जो स्मेल आती है वो किस वजह से आती है अलग से? तो लहसुन के अंदर जो स्मेल आती है वो आती है सल्फर के कारण। लहसुन के अंदर क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है, ठीक है, सल्फर कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, इस वजह से लहसुन के अंदर जो गंध आती है अलग से। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा पादप हार्मोन फलों की परिपक्वता के लिए, यानी कि पौधे जो फ्रूट होते हैं उनको पकाने के लिए, जो फ्रूट पक जाते हैं, एक तो कच्चा फल होता है, एक पक्का फल, तो फल पकता किस वजह से है? तो वो होता है इथाइलिन के कारण। इथाइलिन जो होता है उसके कारण ये पकता है। इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। इथाइलिन जो कच्चे फलों को पकाने के लिए काम आता है, ठीक है, इथाइलिन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न नंबर 10, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का पहले तो नाम बताओ, क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है इसका नाम? एस्कॉर्बिक एसिड है। एसिड हो गया तो ये मिलेगा खट्टे पदार्थों के अंदर। किस में मिलता है? खट्टे पदार्थों के अंदर विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। मसूड़ों में जो खून आने लगता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और ये पाया किस में जाता है? नींबू में, संतरा में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, और ख़ासकर ये पाया जाता है कच्चे फल फ्रूट होते हैं उसमें, कच्चे जो फल होते हैं जो खट्टे खट्टे लगते हैं उसमें, ठीक है, कच्चे एवं ताज़ा फलों में पाया जाता है विटामिन सी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, खट्टे पदार्थों में और कच्चे फलों में। प्रश्न नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने पूर्णतः वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना की घोषणा करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस ए फुली फंडेड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम? और ये की गई थी घोषणा नागालैंड के द्वारा। नागालैंड सरकार ने इसकी घोषणा करी थी यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की। प्रश्न नंबर 12 है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ने बॉन्ड के जरिए 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी। प्रश्न ये है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में, 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1989 1989 में। प्रश्न नंबर 13 और ये कंप्यूटर के प्रश्न, अब कुछ प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे। तो प्रश्न नंबर 13 दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कौन सा एक फंक्शन वैलिड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की बात करें तो कौन सा फंक्शन वैलिड नहीं है। एवरेज इफ, एवरेज मीन और एवरेज ए। तो देखो मीन और एवरेज का अगर हिंदी का मतलब हो तो औसत होता है, जो हम औसत निकालते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो टर्म हम यूज करते हैं वो करते हैं एवरेज की। एवरेज कमांड होती है, उसके अंदर मीन कोई कमांड नहीं होती। अगर हमें औसत निकालना है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फार्मूला वगैरह यूज़ करके, तो हम एवरेज कमांड का यूज़ करते हैं। मीन कमांड वहाँ पर कोई मीन कमांड होती नहीं है, ठीक है। तो मीन जो है ये कोई वैलिड फंक्शन नहीं है, एवरेज होता है वहाँ पे। अगला है प्रश्न नंबर 14, खालिस्तान का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जाता है। यूजिंग विच ए टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड एंड एडिटेड वेरी एफिशिएंटली। किसका प्रयोग करते हैं हम? स्प्रेडशीट का, टाइपराइटर का, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और डेस्कटॉप पब्लिशिंग का। तो इसमें देखो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का क्या मतलब होता है कि अलग अलग इसके अंदर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन रीजन है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है उसका प्रयोग करके हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग होती है इसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं और वो सारे प्रोग्राम इन सारे काम के लिए मदद करते हैं, टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करें और संपूर्ण खालिस्तान चयनित होगा। क्लिक एनीवेयर इन ए पैराग्राफ इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 3 टाइम्स एंड द एंटायर ब्लैंक विल बी सिलेक्टेड। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कुछ भी पैराग्राफ ओपन कर रखा है, अगर आपने कंटिन्यू की एक जगह पर 3 बार क्लिक कर दिया तो क्या सिलेक्ट होगा? वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, या वो वर्ड सिलेक्ट होगा, या वो पूरा सेंटेंस, या फिर पूरा डॉक्यूमेंट। अगर हमने किसी भी एक जगह पर लगातार 3 बार क्लिक कर दिया तो इसका मतलब जो पैराग्राफ है ना वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू 3 बार सिलेक्ट करने पर। जो पैराग्राफ है ना कंप्लीट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो एंटायर पैराग्राफ हो सारा सिलेक्ट इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है और इसमें वाक्य और विवाद दिए हैं। वाक्य दिया है कि क्या CBDT द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका कहना है कि क्या भारत में जो सारे टैक्स हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। पहला विवाद है कि हाँ, यह भारत में वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ है, यानी कि जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए एक अतिरिक्त बोझ बना हुआ है। दूसरा विवाद है कि नहीं, यह भारत सरकार के राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है। आपको बताना विवाद 1 और 2 की स्थिति में कौन सा सही है, जो टैक्स सिस्टम है उसके बारे में। भाई वाक्य दिया है कि क्या CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसको इनकम टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए। आपसे ये पूछा गया है। 2 बातें हैं, पहली है कि हाँ ये ख़त्म कर दो, जो सैलरीड लोग हैं उन पे अनावश्यक बोझ पड़ता है। दूसरे ने ये कहा कि नहीं भाई, इससे जो गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू मिलता है। आपको बताना कि पहला सही है दूसरा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरा। ये ख़त्म नहीं करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को इसी से रेवेन्यू मिलता है, इनकम टैक्स से ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। यानी कि केवल विवाद 2 है वो स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है था। 2011 की जनगणना के हिसाब से इसमें पूछा है। तो 2011 के हिसाब से भारत का लिंग अनुपात था 940। 1000 मेल्स के ऊपर 940 फीमेल थी, ठीक है। लगभग 943 भी उत्तर हो सकता है, ये भी ध्यान रखना इसका। एग्जैक्ट डाटा है 943, इसमें ऑप्शन 940 दे रखा। तो और ये 2011 का सेंसेक्स ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 40 है कि काराकोरम दर्रा कितनी ऊंचाई पर स्थित है। काराकोरम दर्रा, काराकोरम जो पास है दर्रा है उसकी ऊंचाई कितनी है। 8550, 4850, 4580 या 5540। तो काराकोरम दर्रा की लंबाई है 5540। काराकोरम दर्रा उसकी लंबाई है 5540 मीटर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ तक जीके कंप्यूटर हो गया प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू होगी। अब जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे हरियाणा जीके के।
प्रश्न है कि हरियाणा सरकार भीम पुरस्कार किसको देती है। भीम पुरस्कार जो हरियाणा सरकार दिया जाता है वो किसको देती है? खिलाड़ियों को, किसानों को, सोशल वर्कर को, लिटरेसी स्कॉलर को। तो भीम पुरस्कार देता है खिलाड़ियों को। हरियाणा के खिलाड़ियों को सर्वोच्च पुरस्कार होता है भीम पुरस्कार। इसमें 5 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, भीम पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को। हरियाणा सरकार जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं हरियाणा के, उनको ये इनाम देती है, भीम पुरस्कार। प्रश्न नंबर 20 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में 21 अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि जो MG नरेगा जो बोलते हैं वो, इस योजना के तहत सरस्वती पुनर्उद्धार परियोजना पर उत्खनन कार्य आरंभ किया है। यानी कि 2015 में हरियाणा सरकार ने कहा है कि सरस्वती नदी को पुनः से खोदा जाएगा। ठीक है, उसको दोबारा से खोजने के लिए, और ये काम किया जाएगा MG नरेगा जो स्कीम है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उसके तहत। तो सरस्वती, मेन प्रश्न क्या है इसमें कि जो सरस्वती योजना का जो पुनरुद्धार जो परियोजना है उसके उत्खनन का कार्य कहाँ से आरंभ किया जाएगा। तो सरस्वती नदी का जो मुख्य जो स्रोत है जो कहाँ से मिलेगी वो है यमुनानगर से। तो इसकी खुदाई का काम कहाँ से शुरू किया गया था? यमुनानगर से। 2015 में हरियाणा सरकार ने घोषणा करी थी इसकी, सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए, यमुनानगर से। प्रश्न नंबर 21 है कि हरियाणा में वीर और शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों बनाया जाता है। देखो, 23 सितंबर को हरियाणा में वीर और शहीदी दिवस क्यों बनाया जाता है? पंडित नेकीराम की बरसी पर गलत है, हरियाणा का विभाजन हुआ ये भी गलत है। इसमें आएगा कि राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर, तुकाराम नहीं आएगा, ये आएगा तुलाराम। राव तुलाराम जो शहीद हुए थे वो हुए थे 23 सितंबर को। राव तुलाराम रेवाड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसलिए हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस बनाया जाता है। हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया 23 सितंबर को, क्योंकि राव तुलाराम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका शहीदी दिवस है राव तुलाराम का। प्रश्न नंबर 22 है, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? हरियाणा में कितने ज़िले हैं? सबसे आखिरी में ज़िला बना है चरखी दादरी हरियाणा का, ध्यान रखना। और चरखी दादरी से पहले जो ज़िला बना था वो था पलवल। 2016 में चरखी दादरी बना थे, ध्यान रखना। 2008 में पलवल बना था। प्रश्न नंबर 23 है कि 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस किस जिले का योगदान रहा? तो सभी जिलों का योगदान था हरियाणा के, हिसार का भी, गुड़गांव का भी, रोहतक का भी, सभी जिलों का योगदान था हरियाणा के। 1857 की क्रांति में हरियाणा के सभी जिलों ने अपना अपना योगदान दिया था। प्रश्न नंबर 24 है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? देखो, शिवालिक की पहाड़ियाँ 3 जिलों में पाई जाती है, अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकूला। ये अगर हरियाणा है तो ऊपर पंचकूला है, इधर अम्बाड़ा और इधर कोने में यमुनानगर। इन तीनों में शिवालिक की नदी जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई है हरियाणा के उत्तरी भाग में, अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकूला। ठीक है, ये 3 जिलों के नाम जरूर याद रखना। शिवालिक की पहाड़ियाँ दक्षिण हरियाणा में है अरावली की पहाड़ियाँ, और उत्तर हरियाणा में है शिवालिक की पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 25 है, हरियाणा हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? जो जज है हरियाणा हाईकोर्ट के वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? देखो, हरियाणा हाईकोर्ट का कोई मतलब नहीं है, चाहे किसी भी हाईकोर्ट का हो, पूरे इंडिया के अंदर किसी भी हाईकोर्ट के जो जज हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, जो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो हाईकोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट करता, उनको जो नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। राज्यपाल नहीं आएगा, राष्ट्रपति आएगा, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन डी उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? और यह है पानीपत के अंदर। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? हरियाणा में पानीपत के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर है। सोना काल रैली एक कारों का एक कारवा होता है, एक भीड़ झुंड होता है कार, इसमें सारी कारें तो छोटी बड़ी पुरानी कारें सारी होती है। और ये कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर एक जगह है सोना, वहाँ पर ये सोना कार रैली होती थी। ठीक है, सोना कार रैली गुड़गांव में। प्रश्न नंबर 28 है,
सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सिरसा जिले का पुराने नाम था सरिस्का। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में, दिव्यावदान, अष्टाध्यायी या फिर ये सभी? सिरसा जिले का जो सरिस्का नाम था, ये इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है सिरसा जिले का? तो ये हमें महाभारत में भी मिलता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलता है और दिव्यावदान में भी। सब जगह ये वर्णन मिलता है। सिरसा का क्या नाम मिलता है वहाँ पर? सरिस्का नाम मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, प्रभाकर वर्धन जो वर्धन वंश का पहला शासक था, कहाँ का राज्य था वो? थानेसर का था, गीतावर्धन का, कुरुक्षेत्र या पटना का? तो प्रभाकर वर्धन जो पहला वर्धन वंश का शासक था वो बना था थानेसर का। थानेसर का राजा था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन का भाई था ये प्रभाकर वर्धन। प्रश्न नंबर 30 है, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी जो प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती है? यानी कि कौन सी नदी का नाम अरुणा था? देखो ये जितनी भी नदियां हैं ना, 7-8 नदियां, इनका प्राचीन नाम जरूर याद रखना। अस्किनी, अरुषिणी, अरुणा, ये सारा नाम। तो अरुणा किस नदी का नाम था? वो था मारकंडा का। मारकंडा नदी का जो पुराना नाम था वो अरुणा नदी था। बाकी देखो कावेरी और लूनी ये तो हरियाणा में बहती भी नहीं है। प्रश्न नंबर 31, लोकसभा क्षेत्र, ये तो पुराना, बहुत पुराना प्रश्न है। उसके बाद तो ये दुष्यंत MLA बन लिया, डिप्टी CM बन चुका, उससे पहले का प्रश्न है, तब ये हिसार से था। आपको ध्यान रखना, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। लोकसभा की 10 सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। तो आपको 10 के 10 जो MP हैं लोकसभा के और 5 जो राज्यसभा के, 15 के 15 आपको नाम याद रखने हैं और कौन कहाँ से बना हुआ है, ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। मंत्रिमंडल के साथ साथ, मंत्रिमंडल तो आपको याद करना ही करना है। मंत्रिमंडल, कौन सा मंत्री किस विभाग, कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है। साथ में 10 लोकसभा की सीटें और 5 राज्यसभा की सीटें, वो भी आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 32 है कि स्वांग एक प्रकार का प्राचीन लोक थिएटर खालिस्तान में अच्छा योगदान दिया। स्वांग है ये किससे संबंधित है? सबसे पहले बात ये है कि जो स्वांग में हम कहते हैं किस देवी देवता से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये है देवी भवानी से, माता आदिशक्ति देवी भवानी से संबंधित है स्वांग नृत्य का। ऑप्शन बी उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 33 है कि कैलेंडर वर्ष में किस माह में हरियाणा दिवस आता है? तो ये आपको याद रखना, हरियाणा दिवस कब आता है? 1 नवंबर को, क्योंकि हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। तो हरियाणा दिवस किस महीने में आता है? नवंबर महीने में। प्रश्न नंबर 34 है कि हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर हरियाणा की और सबसे महत्वपूर्ण नहर, और वो है पश्चिम यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण जो नहर है वो है पश्चिम यमुना नहर। प्रश्न नंबर 35 है, हरियाणा का कौन सा नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित? देखो ये CT में आया था, पता नहीं कौन से ग्रुप का पेपर था, उसमें पूछा गया था मेवाती जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है। तो प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा रतवई। रतवई जो नृत्य है वो मेवाती जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। अगला है प्रश्न नंबर 36 और इसमें पूछा गया है मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, महेंद्रगढ़ या फिर जींद में? तो मार्कंडेश्वर मंदिर जो है ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर प्रश्न दिया है, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है गर्मी के अंदर? 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 38 डिग्री? देखो नॉर्मल टेम्परेचर है 35 डिग्री, लेकिन आजकल तो टेम्परेचर 50 से ऊपर जाने लग गया, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर अब 40 रहने लग गया गर्मी का, मान के चलो आप। पेपर के हिसाब से आपको 35 डिग्री ही लगा के आना है, ये ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 38, इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? सूरजकुंड झील, बड़खल झील, ब्रह्म सरोवर या फिर सन्निहित सरोवर? ये इंग्लिश में नाम गलत है इसका। तो देखो सूरजकुंड झील ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हर साल फरवरी में यहाँ पर मेला लगता है सूरजकुंड का।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूरजकुंड का, ध्यान रखना पेपर में इस पर प्रश्न आएगा ही आएगा सूरजकुंड से संबंधित। बड़खल झील है, ब्रह्म सरोवर है, ये यहाँ पर है कुरुक्षेत्र में, सन्निहित सरोवर भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो सन्निहित सरोवर जो है ये है भगवान विष्णु से संबंधित, सन्निहित सरोवर जो है ये है भगवान विष्णु से संबंधित है। ये ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर है ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगला है प्रश्न नंबर 39, हरियाणा के किस जिले को खनिजों की नगरी कहा जाता है? सबसे अधिक खनिज जो है वो हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं? रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम या भिवानी? तो सबसे अधिक जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में खनिजों की नगरी महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40 है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? महेंद्रगढ़ जिसे खनिजों की नगरी कहा जाता है किस फसल के उत्पादन में पहले नंबर पर है? गेहूं, बाजरा, चना या फिर सरसों? तो यहाँ होते सबसे ज़्यादा सरसों। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक सरसों होती है। ठीक है, तो ये हमारे 40 प्रश्न पूरे हो गए और यहाँ पर आकर हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो गई। जीके प्लस कंप्यूटर प्लस हरियाणा जीके 40 प्रश्न पूरे हो गए। प्रश्न नंबर 41 से अब आगे शुरू होगी इंग्लिश, उसके बाद गणित, हिंदी, फिर गणित और फिर रीजनिंग। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 41, अब आगे शुरू होता है प्रश्न नंबर 41 और यहाँ से हमारी इंग्लिश शुरू होती है। ठीक है, जीके, हरियाणा जीके और कंप्यूटर हमारा हो चुका। प्रश्न नंबर 41 अब यहाँ से इंग्लिश शुरू होती है। पहला प्रश्न है इंग्लिश का, प्रश्न नंबर 41 से, सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया है आइडेंटिकल, इसका आपको सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, एक जैसा। अब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब एक जैसा अर्थ होता है? वैरिड का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, वैरिड प्रजाति। अगर इसका एंटोनियम पूछता ना, इसका उल्टा पूछता, तो ये ऑप्शन ए वाला इसका एंटोनियम हो जाता। इसने पूछा सिनोनियम। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता एकदम उचित, और कोरस्पॉन्डिंग का मतलब उसके अनुरूप। दो ऑप्शन गलत दे दिए, यहाँ पे आएगा सेम, ऑप्शन डी आएगा सेम, तब इसका आंसर बनेगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, एक जैसा। ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक जैसे गलत छप गए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है अनुरूप, किसी चीज़ के अनुरूप। जो इसका तीनों ही ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी पे आएगा सेम। आइडेंटिकल मतलब सेम, एक जैसा। और अगर इसका एंटोनियम पूछते तो ये पहला आता वैरिड। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 और इसमें आपको वन वर्ड बताना है और ये दिया है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी चीज़ जिससे बचा ना जा सके, ऐसी चीज़ जिससे बचा ना जा सके, जिससे टाला ना जा सके। अपरिहार्य बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इनफेलिबल, इंडेलिजिबल, इनएविटेबल या इनविंसिबल। तो ये होता है इनएविटेबल, जिससे बचा ना जा सके, जिस चीज़ को टाला ना जा सके। जैसे मौत है, भाई मरना एक दिन सबको है, तो होती है इनएविटेबल, जिस चीज़ को टाला ना जा सके। इनफेलिएबल का मतलब होता है अचूक, जो कभी भी गलती ना करे। इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जो मिट ना सके कभी भी। और इनविंसिबल, जिसको कोई हरा ना सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 और इसमें भी आपको वन वर्ड बताना है और यह है कि इनकैपेबल ऑफ फेलियर ऑफ एरर, गलती न करने वाला। इनकैपेबल ऑफ फेलियर ऑफ एरर यानी कि गलती ना करने वाला। तो हमने ऊपर ही पढ़ा था और वो था इनफेलिएबल। इनफेलिबल, अचूक, जो कभी गलती ना करे वो। ठीक है, ये होता है इनफेलिएबल। इररिडीमेबल दिया है। इररिडीमेबल का मतलब जो ना सुधरे। रिडीम का मतलब होता है दोबारा से यूज़ करना, दोबारा से ठीक करना। इररिडीम मतलब जो दोबारा से ठीक ना हो। इनकोरिजिबल, जिसमें संशोधन ना हो, जिसमें करेक्शन ना हो। इनक्योरेबल, जिसका उपचार ना हो, कोई ऐसी बीमारी जिसका उपचार ना हो, वो होता है इनक्योरेबल। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। पहले जो 44 में है वो है ऑडिबल वर्ड। ऑडिबल, ऑडिबल यानी कि जो सुना जा सके, सुनने योग्य। और इसकी ऑडिबल की करेक्ट स्पेलिंग है AUDIBLE, ऑडिबल। जो आप ईयरफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो वो ऑडिबल हैं। ठीक है, 45 में दिया है रिसिट का। रिसिट, और रिसिट यानी कि रसीद होती है जो। इसकी करेक्ट स्पेलिंग ध्यान से करना, रिसिट की स्पेलिंग। इसको पहले तो रिसिट बोलते हैं, रिसिप्ट नहीं बोलते, रिसिट बोलते हैं इसको। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है जो ऑप्शन बी में दी है, RECEIPT। ये इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, कई बार आती है रिसिट की स्पेलिंग RECEIPT।
रशीद बोलते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 46 है आगे, और उसमें आपको ईडियम बताना है। वर्ड दिया है कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब अगर हिंदी बनाए इसकी तो यह है कि आधी रात को तेल जलाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट। आधी रात तक मतलब रात को देर रात तक काम करना। ठीक है, देर रात तक काम करना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 और ये है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अगर हिंदी में बनाए तो हम कहेंगे सेब और संतरे। सेब और संतरे यानी कि सेब और संतरे दोनों अलग अलग हो गए, कोई समानता नहीं है दोनों में। संतरा रस भरा है, सेब अलग चीज़ है, संतरा अलग चीज़ है, असमान होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो ऑप्शन बी में दिया है टू अनलाइक थिंग्स और पीपल। असमान, दो असमान वस्तुएं, दो असमान लोग। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में आपको फिल इन द ब्लैंक यानी कि खालिस्तान भरना है। सेंटेंस दिया है माई मदर इज ब्लैंक राइजर। माई मदर इज ब्लैंक राइजर यानी कि मेरी माँ उठती है। कब उठती है? जल्दी उठती है, सुबह। ठीक है, एन इजी राइजर एन अर्ली, ए फास्ट और क्विक। तो देखो हम सुबह सो के उठते हैं वो कहते हैं अर्ली, अर्ली राइजर, सुबह जल्दी उठने वाले। माई मदर इज एन अर्ली राइजर, जल्दी उठने वाली। ठीक है, वो बोलते हैं ना अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह जल्दी, वो वाला एन अर्ली राइजर। क्वेश्चन नंबर 49 में फिल इन द ब्लैंक है कि ऑल गुड थिंग्स ब्लैंक कम टू एन एंड। ऑल गुड थिंग्स ब्लैंक कम टू एन एंड। इसमें क्या आएगा? मस्ट, ought, शुड नॉट और हैव नॉट। तो इसमें जो करेक्ट आएगा वो आएगा मस्ट। इसमें पॉजिटिव बात बताई गई कि सारी अच्छी चीज, कोई भी चीज़ हो उस सभी का एक दिन अंत होना है। ठीक है, तो ऑल गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड, ये एक कहावत है, तो इसमें आएगा मस्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, किस पोर्शन में ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। ठीक है, और ये सेंटेंस यही नीचे से स्टार्ट है। ए कम्युनिटी इज लाइक ए शिप, एवरीवन शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक द हेल्म। अब इस वाक्य में देखो छोटा सा एरर आपको खुद से ही दिखाई दे रहा होगा। आगे क्या था यहाँ पे? ए कम्युनिटी की इज लाइक्ड ए शिप नहीं होता, इज लाइक आएगा, लाइक्ड नहीं आएगा। ठीक है, ये जो लाइक्ड ए शिप है ये नहीं आएगा, वो होता लाइक ए शिप, एक जहाज की तरह है। एक जनजाति जो एक समूह है वो लाइक ए शिप, एक जहाज पाने वाले जहाज की तरह है। ठीक है, लाइक्ड होता है पसंद करना और लाइक होता है उस जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो दिया है लाइक्ड ए शिप, ये एरर है इसमें, और लाइक आएगा यहाँ पे। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगा लाइक। ए कम्युनिटी की इज लाइक ए शिप, ऑप्शन डी में एरर है। देखो इसमें सेंटेंस तो पहला ही सेंटेंस है, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी के अंदर ये वाला सेंटेंस दिया है जहां से हमें एरर पता चला है, और लाइक की जगह हमें क्या आएगा? लाइक आएगा, LIKE आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में अगर हमें ऑप्शन लगाना कि कौन से ऑप्शन में एरर है, तो ऑप्शन डी के अंदर एरर है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 51, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है। The errors for the typed reports were so numerous that they could hardly be overlooked. देखो the errors for the typed report ये नहीं आएगा, for the typed report नहीं आएगा, एरर होएगा रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, for the typed report का मतलब जो रिपोर्ट टाइप करी उसके लिए जो एरर है, ऐसा नहीं होता। इसमें आएगा the errors of the, एरर किसके थे? जो रिपोर्ट टाइप करी थी उसके एरर। for नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ आएगा। तो जो ऑप्शन ए है ना एरर 4, यहाँ पे क्या आएगा? एरर ऑफ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है और इसमें भी आपको करेक्शन करनी है, और ये करनी है कावर्ड में। यहाँ पे ए कावर्ड, यहाँ पे करेक्शन करनी है, कोई इंप्रूवमेंट होगा या सही है। सेंटेंस है कि दो ए हीरो ही एक्टेड ए कावर्ड। एक एक्टर, एक हीरो होने के बाद भी उसने कायरता का परिचय दिया, कायरों की भांति काम किया। तो ये क्या आएगा? ही एक्टेड ए कावर्ड नहीं आएगा, लाइक ए कावर्ड, एक कायर की भांति दिखा, एक्ट किया उसने। वो एक एक्टर था लेकिन उसने एक कायर की भांति एक्ट किया है। ठीक है, ही एक्टेड ए कावर्ड नहीं तो लाइक ए कावर्ड किया था, उसके जैसा किया था। ऑप्शन सी आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें भी आपको एक सेंटेंस के अंदर बताना है कोई चेंज करना है या नहीं करना। ठीक है, और यह है कि ही डिसाइडेड टू लिव वेरी क्विकली द होटल, और ये करना है यहाँ से टू लिव वेरी क्विकली। इसमें आपको बताना है ये सही है या इसमें कोई करेक्शन करनी है। देखो ही डिसाइडेड टू लिव द होटल,
ही डिसाइडेड टू लीव वेरी क्विकली द होटल। देखो इसमें सारे में ही गलती है, क्या करेक्शन आएगी? ही डिसाइडेड टू लीव द होटल वेरी क्विकली, ऐसे आएगा। ही डिसाइडेड टू लीव द होटल क्विकली, तो क्विकली के साथ वेरी तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सेकंड फॉर्म में दिया गया, उसमें दिया गया है, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। तो इसमें आएगा ही डिसाइडेड टू लीव द होटल क्विकली, ठीक है। ऑप्शन डी वाला पोर्शन इसका आंसर हो जाएगा, ही डिसाइडेड टू लीव द होटल क्विकली। क्वेश्चन नंबर 54 और 55 में जो एंसियन ये जो पैराग्राफ दिया है ऊपर, उसको पढ़कर आपको आंसर करना है। और ये पैराग्राफ कैसे करोगे आप? ये पीडीएफ से करोगे। पीडीएफ कहाँ है? टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब, वहाँ पे जाओ, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और जो पहली बार यहाँ क्लास देख रहा है ना, वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हम कंटिन्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हम इसलिए चल रहे हैं। देखो 55 क्वेश्चन हो चुके हैं, इंग्लिश पूरी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 56, और यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। प्रश्न नंबर 56 से हिंदी की क्लास आगे शुरू होती है। पहला प्रश्न है हिंदी का, एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, यानी कि 4 वाक्य हैं, उनमें से क्रिया विशेषण प्रयोग किए गए 3 वाक्यों में, और एक वाक्य ऐसा है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। देखो जहाँ भी क्रिया की विशेषता बताई गई हो, जैसे धीरे धीरे चलता है, तो यानी कि चलना क्रिया हो गई, उसकी विशेषता आ गई धीरे धीरे, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण है। तो ऐसे ही देखना, देखो लड़का आदमी के बराबर दौड़ा, लड़का दौड़ा, दौड़ना क्रिया है, लेकिन क्या है? बराबर दौड़ा, यानी कि उसके जैसा दौड़ा, तो ये बराबर क्या हो गया? इसमें क्रिया विशेषण हो गया। राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्रिया विशेषण क्या आएगा? साथ आ जाएगा। ऑप्शन डी देखो, एक आता है तो एक जाता है, इसमें भी जो एक जो है, एक आता है तो एक जाता है, तो इसका मतलब तो जो वर्ड शब्द दो रखा ना, आना और जाना के साथ तो शब्द, ये भी क्रिया विशेषण है। लेकिन जो वाक्य तीसरा दिया है, अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 57 आपको बताने में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? मूर्खा, विदुषी, याचिका और कर्ता। देखो विदुषी, विदुर का विदुषी होता है, ये स्त्रीलिंग भाव का है, और याचिका शब्द है, ये भी याचक का याचिका, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। विदुषी किसका स्त्रीलिंग होता है? होता है विद्वान का, विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है विदुषी। याचिका का जो पुल्लिंग रूप होता है वो याचक। भाई अगर लिंग बदलना आएगा ना, तो याचक का क्या बनेगा? याचिका। विद्वान का क्या बनता है? विदुषी, ठीक है। मूर्ख का क्या बनता है? मूर्खा। मूर्ख जो बोल देते हैं ना हिंदी में, को मूर्ख प्राणी है वो, अगर उसका स्त्रीलिंग भाव देखे तो वो मूर्खा होता है, ठीक है। तो 3 तो स्त्रीलिंग शब्द पहले से ही दिए गए हैं। कर्ता जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है, कर्ता काम को करने वाला, जब बोल के देखते काम को करने वाला, वो था कर्ता। तो कर्ता जो शब्द है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 58 दिया है, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर पर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इसमें रात को, इसमें क्या कौन सा कारक है? देखो इतना बड़ा वाक्य बना दिया, कोई जरूरी नहीं, इसमें इतना पढ़ना है कि मैं रात को देर से लौटूंगा। इसमें जो रात के साथ जो को है ना, इस को में कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर्ण कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक? देखो कारक होते हैं 8 प्रकार के, ठीक है। तो एक होता कर्ता, कर्ता का क्या चिन्ह आएगा? ने है, यहाँ पे नहीं है। फिर होता कर्म, कर्म का क्या चिन्ह आएगा? को। तो यहाँ पे को दिया है, तो इसका मतलब कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया, ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, ठीक है। संप्रदाय के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओ। तो इसमें ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 59, और इसमें से बताना कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 59 में 4 शब्द दिए हैं, और आपने इसमें से ये बताना है कि कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है। आज, अग्र, आँख और आग। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है अग्र शब्द। अग्र शब्द है वो तत्सम शब्द है, बाकी ये सारे तद्भव है। आज, आँख और आग ये तीनों तद्भव शब्द हैं, और अग्र जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। अगला है प्रश्न नंबर 60, और इसमें आपको बताना कि अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त क्या होगा। यानी कि अत्यंत शब्द का पहले संधि विच्छेद करो,
उसमें जो आगे वाला हिस्सा है वो होता है उपसर्ग। तो अत्यंत का अर्थ होता अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। तो इसमें जो उपसर्ग आएगा वो आएगा अति। देखो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो इसमें उपसर्ग क्या आएगा, अति उपसर्ग आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन सी उत्तर होगा। जैसे अत्याधिक, अतिरिक्त, अतिशय, इन सभी में अति उपसर्ग का प्रयोग किया है। जैसे अत्याधिक हो गया एक तो, ठीक है, और हो गया अतिरिक्त, इन सभी में अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 61, गुण। गुण है, इसका विलोम बताना है आपको, ठीक है। देखो गुण का विलोम होता है अवगुण, बाकी तीनों शब्द तो कोई अलग है, इसका कुछ भी मत होता है। बताओ गुण से कौन सा शब्द मिलता जुलता है, तो होता है अवगुण, इसका विलोम शब्द। बाकी सगुण भी कुछ नहीं होता, गान, गुणातीत, इनका गुण से कोई लेना देना नहीं। गुण का अवगुण, इसका विलोम शब्द दिया है प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन सी में। प्रश्न नंबर 62 है कि जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है, यानी कि जंगल को क्या बोलते हैं, सुनसान, कस्बा, नगर या अरण्य, तो वो बोलते हैं अरण्य। आपने पढ़ा भी होगा। तो जंगल को क्या बोलते हैं, अरण्य कहा जाता है। विपिन, कानन, वन, ये सारा जंगल के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। अरण्य, कानन, वन, ये सारे जंगल के हैं। प्रश्न नंबर 63 है, किसका अर्थ होता है पुराना। पुराना है वो किस शब्द का अर्थ है, चर, चीर, प्राचीर या चिर। पुराना, इनमें से 4 शब्द है, इनमें से किस शब्द का अर्थ पुराना है, ये होता है चिर। चिर शब्द का अर्थ होता है पुराना, ठीक है। चर होता है नौकर, पहला वाला जो चर है इसका अर्थ होता है नौकर। और प्राचीर होता है, प्राचीर मतलब 4 दीवारी, और ये चीर होता है कपड़ा। देखो चीर की मात्रा का फर्क है, चीर यानी कि बड़ी ई की मात्रा ये होता है कपड़ा, और छोटे ची की मात्रा ये होता है पुराना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 64 है कि अन्य, अन्य शब्द युगम का सही अर्थ का भेद बताओ। अन्न और अन्य, अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा, यानी कि अनाज और दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका वो सही उत्तर हो जाएगा। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य मतलब होता है दूसरा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न नंबर 65, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता है उसको क्या कहते हैं, जो हमारे पीछे पीछे चल रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होता है अनुगामी। क्या होता है वो, अनुगामी, ठीक है। लेकिन पहले प्रश्न पूछा गया था एचएसएससी में, उसने अनुचर और अनुगामी दोनों ही बताए थे। इस प्रश्न के ए और बी दोनों ही उत्तर सही है, ध्यान रखना, अनुचर भी है और अनुगामी भी है। पीछे पीछे चलने वाला अगर अनुगामी है तो पहले अनुगामी लगाना, दूसरे पर अनुचर लगाना, दोनों ही उत्तर है इसके। प्रश्न नंबर 65 के अनुगामी और अनुचर दोनों ही उत्तर सही हैं इसके। प्रश्न नंबर 65 के ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही है। अगला है प्रश्न नंबर 66, कुशासन का संधि विच्छेद होगा। कुशासन का संधि विच्छेद करना है आपको, तो कुशासन का संबंध बनेगा कुश प्लस आसन। कुश प्लस आसन, दीर्घ संधि है इसमें, ध्यान रखना, कुशासन, ठीक है। कु उपसर्ग है इसके अंदर, ध्यान रखना है, कु प्लस शासन भी इसका शुद्ध रूप होता है। तो संधि विच्छेद होगा कुश प्लस आसन, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 67, और यह दिया है कि बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है। बखूबी शब्द के अंदर कौन सा समास पाया जाता है, तो वो है अव्ययभावी समास। बखूबी यानी कि खूबियों से युक्त, इसमें अव्ययभावी समास है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा समास है, अव्ययभावी समास। अगला है प्रश्न नंबर 68, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, देखो और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, इन सभी शब्दों से जो वाक्य जुड़े ना, जैसे इसमें और से जुड़ा है, तो वो कौन से वाक्य होते हैं, वो होते हैं संयुक्त वाक्य। कौन से वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य, ठीक है। जैसे उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, यानी कि जहाँ 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हो, और से, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, इन सभी शब्दों से जो जुड़े हो वो होते हैं संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 69, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हुआ क्या होता है। देखो जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो, शब्दों के अर्थ से चमत्कार होता है अर्थालंकार, और जहाँ शब्दों से
चमत्कार वो होता है शब्दालंकार, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार वो होता है उभय अलंकार। अलंकार तीन होते हैं, शब्दालंकार, ठीक है, पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार, तीसरा होता है उभय अलंकार। जहाँ शब्दों से चमत्कार हो वो होता है शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो वाक्य में वो होता है अर्थालंकार, जहाँ शब्दों से और उनके अर्थ से दोनों से वाक्य में सौंदर्य आए वो होता है उभय अलंकार। तो इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, आधा तितर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? हरियाणवी लोकोक्ति है ये। आधा तितर आधा बटेर, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। तितर और बटेर का कोई कनेक्शन नहीं आपस में, तो यानी कि बेमेल चीज़ों का मिश्रण करना। ठीक है, 70% हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी हिंदी पूरी हुई। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी हमारी पूरी हो गई। अब प्रश्न नंबर 71 से गणित करेंगे। 15 सवाल गणित के आएंगे, 15 रीजनिंग के। सवाल नंबर 71 गणित का पहला सवाल है, एक कक्षा में विद्यार्थियों में से 3/7 विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यानी कि अगर क्लास में 7 बच्चे हैं टोटल, तो उसमें 3 लड़की हैं और 4 लड़के हैं। यदि लड़कियों में से 2/9 और लड़कों में से 1/11 अनुपस्थित हैं, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना भाग उपस्थित है? तो अब इसमें देखो, इस संख्या में एक तो 3/7 आया है, एक जगह 2/9, एक जगह 1/11, यानी कि जो भी संख्या हम विद्यार्थियों की मानेंगे उसका 3/7 भी करना पड़ेगा, उसका 2/9 भी हिस्सा निकालना पड़ेगा और उसका 1/11 भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले टोटल बच्चे अगर मानना है, भाई कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें माननी है, तो कुल विद्यार्थी जो मानने हैं वो आपको मानना है जो नीचे संख्या दे रखी है ना 7, 9 और 11, इनका एलसीएम लेकर। एलसीएम से वो कॉमन संख्या आएगी जो 7, 9 और 11 तीनों से कटे। इससे आसानी क्या होगी कि उत्तर हमारा पॉइंटों में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या पॉइंटों में तो होने से रही, लास्ट में गुणा भाग में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम टोटल विद्यार्थी मान लेते हैं, कुल विद्यार्थी जो है, टोटल स्टूडेंट्स जो है क्लास में, 7 और 9 और 11 का एलसीएम ले लिया, 7, 9 और 11। जो 7, 9, 11 का जो एलसीएम आएगा वो हमारे कुल विद्यार्थी हो गए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 7, 9 और 11 का एलसीएम, 7, 9 और 11 का एलसीएम कितना आएगा? 693। तो कक्षा के अंदर कुल बच्चे कितने हैं? 693 हैं। अब आगे निकालो, इसमें से 3/7 लड़कियां हैं, तो 693 का 3/7 करेंगे तो गर्ल कितने आएगी? 693 का 3/7 करेंगे तो वो आएगा 297। ठीक है, और लड़के निकालेंगे, लड़के इधर राइट साइड में लिख लेते हैं। लड़के कितने बच गए भाई? 3/7 वाइस था, 693 में से 297 लड़कियां थी, तो लड़के कितने बच गए? 693 में से 297 घटा दो, ठीक है, तो कितने बच गए लड़के? 396। लड़के कितने हैं? 396, लड़की कितने हैं? 297। ये तो हो गए पहले लाइन के काम। अब आगे क्या कि जो लड़कियां हैं ना टोटल, उसमें से 2/9 अपसेंट हैं। अपसेंट कितनी है? 2/9, ठीक है, 297 लड़की थी, इसमें से 2/9 अपसेंट हैं, तो कितनी अपसेंट हो गई लड़की? 297 का 2/9 कर दो, तो अपसेंट कितनी लड़कियां हो गई? 66 लड़की अपसेंट हो गई। साथ ही लड़कों का दे रखा है 1/11 लड़के अपसेंट है, तो लड़के कितने हो गए? 396 का 1/11 कर दो, तो 396 का 1/11 करें तो कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36 आएगा। यानी कि 66 लड़कियां और 36 लड़के अपसेंट हैं। ठीक है, टोटल अपसेंट बच्चे कितने हो गए? 102 हो गए भाई। 66 लड़के और 36 लड़के, 102 बच्चे अपसेंट हैं। टोटल बच्चे कितने थे? 693 थे। 102 बच्चे अपसेंट है, तो क्लास के अंदर प्रेजेंट कितने बच्चे हैं? 693 में से 102 घटा दो, कितने बचेंगे? 591। क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं? 591। ठीक है, और टोटल बच्चे कितने हैं? इसने पार्ट पूछा है। अगर ये पूछता कितने बच्चे क्लास में, तो 591, लेकिन एग्जैक्ट डाटा तो नहीं निकलता उसमें। भाई हम ये थोड़ी कह सकते क्लास में 591 बच्चे हैं, इसने भाग पूछा है कि कितना भाग है। टोटल बच्चे कितने? 693, तो 591/693 ये आ जाएगा। जो प्रतिशत निकालते हैं ना, तो ये भाग तो निकालते उसमें, 591/693। अगर एक प्रतिशत पूछता ना, तो इसको 100 से गुणा करे तो प्रतिशत निकल जाता। इसने भाग पूछा नहीं कि 693 का कितना भाग प्रेजेंट है, तो 591 है 693 में से, तो 591/693, और 3 से काटेंगे तो ये आएगा 197/231। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जो नीचे संख्या दे रखी है 7, 9, 11, इसका एलसीएम लेकर टोटल स्टूडेंट मान लो वो, बस
क्योंकि संख्या को 7 से भी भाग देना पड़ेगा, एक बार 9 से एक बार 11 से, तो कटने में आसानी होगी, इसलिए टोटल स्टूडेंट मान लिए 7, 9 और 11 का एलसीएम। उसके बाद एक बार उसका 3/7 कर दो, फिर 3/7 वाले का 2/9 बचेगा 1/11, जो दे रखा हो वैसे करके दो। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 197/231। अगला है प्रश्न नंबर 72। सवाल नंबर 72 दिया है कि एक व्यक्ति ने 1 से आरंभ करते हुए n क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। भाई 1 से लेकर 100 तक, 200 तक, कितनी भी कही गई, आपको एवरेज निकालना है। उसने एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया, एक संख्या उसने 2 बार जोड़ दी, इससे उसका औसत 36 मिला। एक संख्या 2 बार जोड़ी तो औसत गलत हो गया और 36 मिला। तो 2 बार जोड़ी गई संख्या बताओ, 2 बार जोड़ी गई संख्या बताओ। एक संख्या उसने लगातार 2 बार जोड़ दी, उस स्टूडेंट जिसको भी कहा था, इसकी वजह से उसको औसत मिल गया 36। अब ये बताओ संख्या क्या थी जो उसने 2 बार जोड़ दी। देखो मान के चलो उसने n क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे n संख्याएं हैं टोटल। तो हम जो निकालते हैं n क्रमागत संख्याएं, तो वो क्या निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n क्रमागत संख्याओं का ये आ जाएगा टोटल n इंटू n प्लस 1/2n करके, ये n क्रमागत संख्याओं का औसत आएगा। n इंटू n प्लस 1/2, ये तो इनका सम आएगा, और नीचे n से भाग कर देंगे तो इनका औसत आ जाएगा n क्रमागत संख्याओं का। n इंटू n प्लस 1/2 और n, ये n क्रमागत संख्याओं का औसत हो गया औसत n क्रमागत संख्याओं का। लेकिन इसने क्या कहा आगे, एक नंबर जो था x, वो उसने 2 बार जोड़ दिया, तो उसका ये n संख्याओं का उसका उससे भाग दे देंगे औसत से, और ये जो नया औसत कितना मिला उसको 36 मिला है। n क्रमागत संख्याओं का औसत तो ये फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2n। प्लस में उसने कोई संख्या x थी वो जोड़ दी, 2 बार जुड़ी है ना, तो इनमें से एक संख्या x है और x को n से भाग दे देंगे तो औसत संख्या बनेगी, वो सभी संख्याओं का औसत उसमें से, और इसमें जोड़ने के बाद 36 मिला है। भाई मान के चलो उसने 10 2 बार जोड़ दिया, तो पहले वाला 10 तो इसमें से काउंट हो लिया, दूसरा 10 है ये औसत तो निकलेगा, इसका टोटल संख्या मान लो 100 थी, तो 10 का औसत वाला हिस्सा ही इसमें जुड़ा है, उसके बाद ये तो 36 औसत निकला सभी संख्याओं का। ठीक है, ये है वो ये करना है कि n संख्याओं का पहले तो औसत क्या होता है, पहले n संख्याओं का अगर हम जोड़ निकालते हैं तो होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया। अब इसने कहा कि इसमें कोई एक संख्या दोबारा रिपीट हुई है, पहले संख्या टोटल कितनी थी हमारी n, अब एक संख्या और रिपीट होगी, तब संख्या कितनी होगी हमारी n प्लस 1 होगी। तो अब इनका अगर n प्लस 1 संख्याओं का अगर हम टोटल निकालें तो वो क्या होगा, n प्लस 1 इंटू में n प्लस 1 प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2, और अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो n से इसको भाग कर देंगे, तो ये किससे भाग हो जाएगा, n प्लस 1 से, और वो दे रखा 36, यहाँ से n का मान निकालेंगे वो आ जाएगा 70, n का मान 70 आएगा यहाँ से। फिर इसको ऐसे निकाल देना सिंपल, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस x संख्याएँ थी जो ऐड करी थी वो, ठीक है, इन सभी का औसत आ जाएगा, n बराबर 36 दिया गया, n का मान 70 पुट कर दो, x का मान 35 आ जाएगा। ये CGL का क्वेश्चन है, हरियाणा में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ये। अगला है प्रश्न नंबर 73। इसमें दिया है एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा है। पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइल की संख्या बताओ, कम से कम कितनी टाइल आएंगी। देखो स्क्वायर टाइल बोला इसने, स्क्वायर मतलब कि जो टाइल है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर है, टाइल की जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों ही बराबर है। देखो इसने ये मीटर और सेंटीमीटर में दिया, तो सारा डाटा या तो मीटर में बना लो या सेंटीमीटर में। अगर हम इसको मीटर में बनाएंगे तो 8.96 बनेगा, पॉइंटों में आगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने लंबाई बना ली 896 सेंटीमीटर, समझ गए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो लंबाई होगी 896 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो ब्रेथ होगी वो होगी 672 सेंटीमीटर। ये फर्श की लंबाई है सेंटीमीटर में और ये चौड़ाई है। अब अगर हम फर्श का एरिया निकालें तो वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये फर्श का एरिया होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, यानी कि 896 गुणा 672, ये एरिया आ जाएगा।
गुणा मत करना, अभी इतना ही छोड़ देना, ठीक है। ये एरिया है फर्श का। अब इसे टाइल लगानी है स्क्वायर शेप की। स्क्वायर शेप की मतलब टाइल की लंबाई भी लंबाई और चौड़ाई जो है टाइल की दोनों बराबर हैं। भाई वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो टाइल की लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। अब जो बराबर टाइल लगानी है तो वो ऐसे लगाने की पूरे फर्श पे आ जाए, कोई आधी टाइल का चक्कर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वो कॉमन डायमेंशन लेनी है जो इनसे पूरा पूरा भाग हो, 896 और 672। इसका मतलब हमें 896 और 672 का HCF लेना है। HCF लेना है कि बड़े से बड़े आकार की वो टाइल समान आकार की जो पूरे फर्श को ढक दे, पूरे बराबर संख्या में जाए। तो 896 और 672 का अगर हम HCF लेते हैं तो HCF आता है 224। इसका मतलब जो टाइल है उसकी लंबाई भी 224 रहेगी और चौड़ाई भी 224 रहेगी, ठीक है। तो टाइलों की कम से कम संख्या बतानी है, कितनी टाइल लगेंगी। तो फर्श का क्षेत्रफल बटे में टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना था, 896 गुणा में 672। टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा, और इसकी जो HCF आया तो आया था 224, तो 224 गुणा में 224। इस सारे को काट देंगे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये 4 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 4 तिया 12। तो फर्श को बराबर आकार की कितनी टाइलें चाहिए, 12 टाइल चाहिएगी। और टाइल की अगर लंबाई या चौड़ाई पूछे तो कितनी आएगी, 224 सेंटीमीटर। कैसे आए, क्योंकि इसका जो HCF आएगा दोनों का, 896 का और 672 का। HCF क्यों निकाला, क्योंकि हम जो टाइल बिछाएंगे ना पूरे फर्श पे, तो ऐसे बराबर आनी चाहिए वो, लंबाई भी चौड़ाई के हिसाब से भी। फर्श जितना भी लंबा चौड़ा हो उसके हिसाब से पूरी टाइल आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधी टाइल आएगी चौथाई आएगी। देखो अगर ऐसे है ये फर्श, मान लो ये 896 है, ये 672 है, तो जो टाइल बिछेगी वो इस हिसाब से ऐसे बिछनी चाहिए कि जो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाए। ऐसे टाइल बिछेगी पूरी की पूरी, इसके ऊपर कोई कोना कट नहीं होगा, ऐसे बिछेगी पूरी बराबर में एक साथ लग के, ऐसे कैसे लास्ट तक पूरी टाइल आएंगी और नीचे भी फिर पूरी की पूरी। इसका मतलब वो संख्या इसकी डायमेंशन होनी चाहिए जो 896 से भी भाग और 672 को भी पूरा पूरा भाग करे, तो वो इनका HCF निकलेगा। तो प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है 74, और ये है BODMAS बोर्ड मास पे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले ब्रैकेट का सोल्व होगा, ये वाला ब्रैकेट। इसके अंदर कहीं भी ऑफ यानी कि का दिया है वो सोल्व होगा। ऑफ की जगह यहाँ पे गुणा का निशान आएगा, तो सबसे पहले गुणा करना है, उसके बाद भाग करना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो जहाँ भी ऑफ लिखा पहले वो सोल्व करना है आपको, ठीक है। यानी कि सवाल ऐसे बनेगा, 2/3 भाग में 8/15 गुणा 2/5। तो पहले इन दोनों को सोल्व करना है, पहले 16/75 आएगा, ठीक है। 2/3 भाग में 16/75 जमा 2/5 गुणा में 7 से 1/2 यानी कि 15/2। तो पहले इन दोनों को गुणा करो, ये आएगा 3 आ गया, भाग में फिर 3/4 ऐसे। सबसे पहले ये ऑफ सोल्व होएंगे दोनों को दोनों, उसके बाद ये भाग होगा आगे, ये सोल्व होने के बाद ये बीच में जुड़ेगा, उसके बाद इनके ऑफ ये सोल्व होगा। ऑफ का मतलब गुणा 4/19, ठीक है। और इसका जो लास्ट में उत्तर आएगा वो आएगा 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 यानी कि 3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 जो सवाल दिया है, P और Q की मासिक आय जो एवरेज सैलरी है वो है 20,000। देखो P + Q की एवरेज सैलरी दे दी 20,000, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी भाई, एवरेज दो बंदों की एवरेज, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 20,000 गुणा 2 करेंगे तो 40,000। समझ गए भाई, कि औसत दे रखी है। 2 का औसत कब कैसे निकालेंगे, 1 जमा A जमा B/2। 3 का औसत कैसे निकालते, A जमा B जमा C/3। अगर टोटल निकालना तो उसको उतने से गुणा कर दो, ठीक है। तो P + Q की टोटल सैलरी होगी 40,000। Q + R की टोटल सैलरी कितनी हो गई भाई, 40,000 औसत है दोनों का, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 40 दूनी 2 80,000। इसने P और R की सैलरी अंतर पूछा है, P और R की सैलरी का ये आपस में घटा दो, तो 80 में से 40 गए तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो P और R का जो सैलरी का अंतर आ गया वो कितना आ गया, 40,000। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 40,000, कुछ नहीं करना, P + Q दे रखा है, Q और R दे रखा है, P - R निकालना, पहले में से दूसरा घटा देना है, 40,000 इसका उत्तर आ जाएगा।
सवाल नंबर 76 में दे रहा है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यानी कि पहली संख्या हमने मान ली 3x हो गई, दूसरी कितनी हो गई 5x। ठीक है, पहली संख्या में से 9 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से यानी कि दोनों में से 9 घटाएं तो अनुपात है 12:23, यानी कि 3x - 9 बटे में 5x - 9 और एक इसके बराबर दिया है 12/23 के। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 11, भी आर पार गुणा करेंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 11। x का मान 11 का मतलब पहली संख्या कितनी होगी 3x, तो 3 × 11 33, दूसरी संख्या कितनी होगी 5x, 11 × 5 55 हो गई। इसके बाद कहा कि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए, छोटी कितनी है 33, 33 में 3 जोड़ जाए कितनी बनेगी 36। ठीक है, और दूसरी में से 7 घटाया जाए, यानी कि 55 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। इनका नया अनुपात क्या होगा 36:48। ठीक है, ये छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया 36 बनेगी, बड़ी में 7 घटा दिया तो 55 - 7 48 बन गई। 36:48, 12 × 36, 12 × 48। तो नया अनुपात क्या होगा 3:4, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा 3:4। सवाल नंबर 77 दिया है, जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, कुल राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखो इसको सीधा सा सवाल तो फार्मूला यही है, x + y ± xy/100। जहाँ जहाँ लाभ दे रखा वहाँ प्लस, हानि दे रखी वहाँ माइनस। तो देखो राजस्व में कमी हुई 20% -20, बिक्री बढ़ी 20% +20। ठीक है, राजस्व में कमी हुई 20 तो -20 गुणा में +20/100। ठीक है, 20 से 20 कट गई, आएगा माइनस का 1 0 से 1 2 4, -4 का मतलब 4% की हानि हुई, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हानि कितने की हुई -4%, यानी 4% की इसमें हानि हुई। या फिर ऐसे भी निकाल लो भाई, साइकिल की कीमत 20% कम हो गई, पहले साइकिल की कीमत 100 रुपये थी, अब कितनी कीमत होगी साइकिल की 80 रुपये हो गई। ठीक है, इसके बाद कि साइकिल की बिक्री में 20% वृद्धि होती है, पहले 100 साइकिल बिक्री थी, अब कितनी बिक्री है 120 साइकिल। पहले 100 साइकिल बिक्री थी और साइकिल की कीमत थी 100 रुपये, साइकिल की कीमत भी हमने 100 मानी है और साइकिल बेची भी इसने 100 है, तो टोटल कितने रुपए का रिवेन्यू होता था इसको 10,000 का। अब 120 रुपये में साइकिल बेच रहा है और साइकिल कीमत होगी 80, लेकिन साइकिल बिक कितनी रही है 120, तो टोटल कीमत कितनी आएगी इसके पास 120 × 80 करेंगे तो 12 × 96। ठीक है, अब आएगी 9600 रुपये, यानी कि इसके पास 10,000 की चीज़ अब 9600 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का हानि हो गई 400 रुपये की, कितने पे 10,000 पे, गुणा में 100, 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 4% की इसको हानि होगी। सवाल नंबर 78 है, ए का 20%, बी का 35% तो ए अनुपात बी, ए का 20 बराबर बी का 35, ये है ए बटा बी निकालना है, बी नीचे आ जाएगा, ये 20 नीचे आ जाएगा इसके, तो ये 5 7 35, 5 चौक 20, यानी कि 7:4, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। जैसा सवाल में दिया वो ए का 20 यानी कि ए का 20/100 बराबर बी का 35/100, 100 से 100 कट जाएगा। अगला है सवाल नंबर 79। एक व्यक्ति 25 किलो चावल को 600 रुपये में खरीदता है, 25 किलो चावल कितने में खरीदा 600 रुपये में, उसको 5 किलो चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो हानि कितने प्रतिशत होगी। देखो इसमें क्या कहा भाई, कोई भी कितने भी चावल खरीदे इसने, ठीक है, एक पर्सन आदमी ने 25 किलो चावल खरीदे, तो यानी कि 25 का क्रय मूल्य, इसने बेचे किस पर हानि पर बेचे ना, हानि पर बेचने का मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा था विक्रय मूल्य कम, तो 25 का क्रय मूल्य -25 का विक्रय मूल्य। ठीक है, और इसकी कितने के बराबर आनी होती है 5 के विक्रय मूल्य के, 5 ऑफ सेलिंग प्राइस, ये आएगा 25 CP - 25 SP बराबर 5 सेलिंग प्राइस। यहाँ से CP/SP का रेशियो निकाल देना है। ठीक है, CP/SP का रेशियो निकालोगे तो CP/SP आएगा 30/25, क्योंकि 5 इधर आके जुड़ जाएगा, 25 5 30 और ये बराबर इधर, तो CP/SP का जो अनुपात आएगा, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस का जो अनुपात आएगा वो आएगा 30/25, यानी कि 6/5। 6 की चीज़ इसने 5 में बेची है, वो इसका लॉस है। अब इसने पूछा है कि उस पर हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि कितने की हो रही है 1 रुपये की, कितने पर 6 की, गुणा में 100, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन बी। ये 600 रुपये है ना, इसकी कहीं भी कोई यूज नहीं है।
सीधा सा करना है। देखो हमने पहले इसने हानि निकालनी। हानि कैसे होती है? हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हानि होती है किसके बराबर? हानि के। हानि का मान दिया है 5 किलो विक्रय मूल्य, यानी कि 5 गुणा में विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये हानि दे दी। क्रय मूल्य कितना है? 25 किलो चावल का, 25 का क्रय मूल्य माइनस बेचेगा भी तो 25 ही, 25 का विक्रय मूल्य। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेना है। सवाल नंबर 80 दिया है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए 5,000 की राशि निवेश की गई। ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज कितना है? 10% है, 2 साल का टाइम है, 5,000 पर निकालना। देखो 5,000, पहले इसका 10% निकालो, कितना आएगा? 500 पहले साल। दूसरे साल इसका 10% निकलेगा, इसका भी 10% निकलेगा, 50। टोटल कितना हो गया? 1,000 और 50, 1,050। ठीक है। अलग अलग आप ट्री जो मेथड होता है उससे निकालो। पहले इसका 10% निकलेगा 1 साल का, दूसरे साल फिर इसका 10% और ब्याज का भी 10% निकलेगा। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 81 दिया है 2 आदमी 7 महिलाएं काम को 14 दिन में करती हैं। 3 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को 11 दिन में करते हैं। पहले इसको लिख लो, 2 मैन जमा 7 वोमेन जो एक काम को 14 दिन में करती है ना, वो बराबर किसके बराबर है? 3 मैन जमा 8 वोमेन, और उस काम को कितने दिन में करते हैं? 11 दिन में, गुणा में 11। यहाँ से एम और डब्लू का अनुपात निकाल लो। एम और डब्लू का अनुपात जब निकालोगे तो एम और डब्लू आएगा 1/2, यानी कि आदमी एम बटे डब्लू कितना आ गया? 2/1, यानी कि आदमी की क्षमता 2 आएगी और औरत की 1 आएगी। ठीक है। यहाँ से एम और डब्लू का अनुपात निकाले 2/1 आएगा, आदमी की क्षमता 2 आएगी, एम बराबर 2 और डब्लू बराबर 1 आएगा। लास्ट में उसने पूछा कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं। 5 पुरुष और 4 महिला को क्या मतलब हो गया? 5 और आदमी की क्षमता कितनी है? 2 प्लस 4 महिला की क्षमता कितनी है? 1, यानी कि 10 जमा 4 यानी कि 14। 14 जनों की पावर वो x दिन में कोई काम करेगी, और ये दे रखी 14 के हिसाब से। 14 दिन में कितने काम करते हैं? 2 पुरुष, 2 की क्षमता से कितने करेंगे? 4 जमा 7 महिलाएं, 7 और 4 11। ये 14 से 14 कट गया, x का मान कितना आ जाएगा? 11। ठीक है। एम और डब्ल्यू की जो क्षमता है उसका अनुपात निकाल लो पहले, फिर उसको इसमें पुट कर दो, फिर उसको इसके बराबर रख दो, तो 11 इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 82 दिया है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से P से Q पर जाता है। अपनी गति को 50% बढ़ाकर Q से P आता है, तो औसत गति बताओ। देखो 60% से गया, 50% ने स्पीड बढ़ा दी, यानी कि इसकी आधी बढ़ा दी, यानी कि 30 और बढ़ा दिया, वापस कितनी स्पीड से आएगा? 90 की स्पीड से। इसकी औसत गति बताओ, तो 90 + 50/2 ना 60 + 90, 60 + 90 कितना हो गया? 9 6 15, 15/2 यानी कि 75। ठीक है, समझ गए भाई। इसने देखो ऐसे करा है, इसने 60 की स्पीड से गया, 60 की स्पीड से गया, वापस 50% स्पीड बढ़ा के आएगा, तो 50% बढ़ाएगा कितने का आएगा? वापस 90 से। एवरेज, अच्छा स्पीड पूछा भाई, ध्यान रखो, एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन में x + y, तो 2 गुणा में 60 गुणा में 90 प्लस 90 और 60 150 ऐसे आएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काटेंगे 16, और ये आ जाएगा 36 दूनी 72। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। एवरेज स्पीड आएगी इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत स्पीड निकालने का फार्मूला है 2xy अपॉन में x + y। तो प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा 72 किलोमीटर। प्रश्न 83 ये ग्राफ पर दिया है, पाई चार्ट वाले आप कर लेना। प्रश्न नंबर 84 देखो, ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। ये दे रखा 0.623 और 23 के ऊपर बार का मतलब है कि संख्या क्या है? 23 23 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3 2 3। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं 623 माइनस, देखो टोटल संख्या ये है, 0 के बाद बार जिस पे नहीं है वो संख्या लिखो, किस पे नहीं है? 6 पे। 623 माइनस 6 बटे में 990, क्या आएगा? 990। ठीक है, यानी कितना बच गया? 617 बटे 990। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 617 बटे 990। 623 में से 6 घटा दो, बटे में 990। अगला है प्रश्न नंबर 85। सवाल नंबर 85 गणित का आखिरी सवाल है। 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो गेहूँ को एक अन्य प्रकार के 10 किलो गेहूँ के साथ मिलाकर 30 रुपये किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है, तो महंगे गेहूँ का मूल्य बताएं। यानी कि 2 प्रकार के गेहूँ हैं, एक का तो रेट है 25 किलो, दूसरे का रेट हमने मान लिया x।
ठीक है, और इसको बेचा कितने में, 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया इसको। ख़त्म इतनी बात। अब ये कहा कि पहले वाले तो थे 15 किलो और दूसरे वाले हैं 10 किलो। अब ये बताओ कि जो एक्स का मान है वो कितना था, यानी कि दूसरे प्रकार के जो गेहूँ थे उनका मूल्य कितना था। देखो इसमें क्या दिया है, 15 किलो गेहूँ थे 25 रुपये के हिसाब से, तो कितना का हो गया ये, 15 गुणा में 25 हो गया पहले वाला गेहूँ का रेट। दूसरे वाला गेहूँ था एक्स रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो था। ये टोटल कीमत हो गई सारे गेहूँ की। ये किसके बराबर दिया है, ये इसने 30 रुपये के हिसाब से बेचा। कितना किलो गेहूँ बेचा इसने, 30 के हिसाब से, 10 किलो तो ये 15 किलो, टोटल कितना गेहूँ हो गया, 25 किलो। भाई 10 किलो गेहूँ तो है एक्स रुपये प्रति किलो के भाव के, 25 किलो गेहूँ है 15 रुपये किलो के भाव के, सॉरी 15 किलो 25 के भाव के। तो टोटल गेहूँ कितने बेचे इसने, 15 किलो ये बेचे और 10 किलो, टोटल गेहूँ बेचे 25 किलो गेहूँ। कितने के भाव से, 30 के भाव से, क्योंकि मिश्रण तो 25 किलो का हो गया। ये टोटल अमाउंट इसके बराबर आएगी। तो यहाँ से एक्स का मान निकालना है। ठीक है, 25 गुणा 15 करेंगे, ये आएगा 375, जमा में 10x और ये 25 या 75, 750। 750 में से 375 घटा देंगे तो कितना आएगा, 375 ही बचेगा। और ये है 10x के बराबर, x का मान आएगा 37.5, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। जो गेहूँ जो महंगे वाला गेहूँ था उसका रेट हो गया 37.5। ठीक है, तो ये सवाल 85 हो गए, गणित यहाँ पूरा। अब प्रश्न नंबर 86 से शुरू करेंगे रीजनिंग। प्रश्न नंबर 86 और यहाँ से शुरू होती है हमारी रीजनिंग। देखो इसमें दे रखा कथन और ये 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। अब आपने ये बताना है, 4 निष्कर्ष है कि रेडी। अब आपको ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सर्वोत्तम है इस कथन के हिसाब से। ठीक है, कथन दिया है कि मैं क्रिकेट तभी देखता हूँ जब भारत श्रीलंका के खिलाफ खेलता है, यानी कि मैं क्रिकेट का मैच तभी देखता हूँ जब मैच किसका हो, भारत और श्रीलंका का। सिर्फ इतनी सी बात कही है ना, तो इसने ये कहा कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, ना इसने कोई भी कहा कि मेरी कौन सी टीम पसंदीदा है, ऐसी कुछ बात इसने नहीं कही। इसने सिर्फ इतनी सी बात की कि मैं क्रिकेट तभी देखता हूँ जब भारत और श्रीलंका का मैच होता है। अब इसने क्या, पहली बात कि मैंने 2011 का विश्व कप फाइनल देखा था, 2011 का विश्व कप फाइनल देखा था। अब 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल का मतलब किसका था, वो मैच इंडिया और श्रीलंका का था। 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल किसका था, इंडिया और श्रीलंका का। ठीक है भाई, इसने देखा था क्योंकि भारत और श्रीलंका का मैच देखता है, तो निष्कर्ष एक है वो सही है इसका। दूसरा है कि 2011 के विश्व कप फाइनल में भारत श्रीलंका के खिलाफ खेला था, तो इसने क्रिकेट मैच देखा था, ये बिल्कुल सही बात है। भारत श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला था, इसलिए इसने 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देखा था। बी और ए दोनों कथन एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसने मैच देखा था। सी कथन है कि 2011 के विश्व कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया, और चौथा है कि भारत मेरी पसंदीदा टीम है। देखो इसने कथन में कहीं ये नहीं कहा कि भारत जीतेगा या श्रीलंका जीतेगी, इसने ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया, और ना ही इसने ये कहा कि मेरी पसंदीदा टीम कौन सी है। तो जो दो कथन है बी और ए, इनमें ही सारा अर्थ निहित है, क्योंकि कथन बी में दिया है कि भारत और श्रीलंका के बीच था 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, और इसने 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल देखा था क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में था। तो कथन बी और ए जो है, इसमें पूरा जो निष्कर्ष है बी और ए, इसमें सारे कथन का सार दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए में दिया है निष्कर्ष बी और ए का। समझ में आ गई बात। इसने जो बात कही है वो सिर्फ निष्कर्ष बी और ए को मिलाकर ही पूरी होती है। अगला है प्रश्न नंबर 87, फैमिली रिलेशन का है। ए जो है वो पी का भाई है, पी क्यू की माता है, क्यू एफ का पुत्र है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। देखो इसमें क्या कहा है कि ए जो है वो पी का भाई है, ए है वो भाई है किसका, पी का। पी जो है वो क्यू की माता है, पी क्यू की माता है इसका। ठीक है, पी जो है वो क्यू की माता है, इसका मतलब ए भाई है, पी इसकी बहन है, क्यू की माता है पी, हो गया। क्यू एफ का पुत्र है, क्यू देखो पी माता है तो एफ क्या हो गया, इसका हस्बैंड हो गया पी का, तभी तो एफ का बेटा आएगा क्यू। एफ का ए से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है इनका, एफ का किस प्रकार से संबंधित है। तो देखो पी है, पी का हस्बैंड हो गया एफ, और पी का भाई हो गया ए, तो एफ क्या लगेगा, ए का जीजा लगेगा। भाई ए इसकी बहन हो गई और बहन का हस्बैंड क्या होगा, जीजा, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 88,
विनीता और अमिता गौरव की बहन है। गौरव की दो बहनें हैं, एक है विनीता और एक है अनिता। ये है गौरव, गौरव पॉजिटिव है, दोनों फीमेल हैं। आशीष विनीता का पिता है। आशीष जो है वो विनीता का पिता, यानी कि आशीष इन तीनों का बाप हो गया क्योंकि तीनों भाई बहन हैं, तो आशीष इन तीनों का बाप हो गया। अंश अमिता का पुत्र है। अमिता है, इसका बेटे का क्या नाम है? अंश हो गया। तो आशीष का अंश से क्या संबंध है? आशीष की बेटी कौन है? अनीता, और इसका बेटा कौन है? अंश। ठीक है, तो अंश का आशीष क्या लगेगा? नाना लगेगा। भाई माँ का बाप क्या लगेगा? नाना लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, नाना। आशीष का अंश से क्या संबंध है? नाना लगेगा आशीष अंश का। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 नंबर सवाल दिया है। रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है। ठीक है, और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है। ऐसे के लिए पहले ऐसे डायरेक्शन बना लिया करो, एक साइड में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। 8 किलोमीटर उत्तर में गया, यानी कि ऊपर गया कितना? 8 किलोमीटर। इसके बाद क्या गया कि वो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व का मतलब राइट साइड में मुड़ा 6 किलोमीटर। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, दाएं का मतलब 10 किलोमीटर नीचे आ गया। ये 8 तो बराबर में हो गया, नीचे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, टोटल 10 हो गया ये। अब इसका नीचे की साइड मुँह है। फिर वह है 4 किलोमीटर बाएं। अब ये नीचे की साइड मुँह है, तो इसका बायां क्या बनेगा? इधर बनेगा। ये चला कितना? 4 किलोमीटर बाएं। इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, और फिर अंत में 4 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएगा, तो मतलब वापस इसी दिशा के सामने आ जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर पहले इधर चला था, अब वापस 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। इसके बाद 4 किलोमीटर दाएं जाता, मतलब 4 किलोमीटर दाएं इधर जाएगा। वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थल ये था इसका, यहाँ से शुरू करा था 8। इसके सामने ऐसे डायरेक्शन बना लो पूरी की पूरी ऐसे, ये बीच में पॉइंट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये हैं कहाँ? इधर कोने में है, कोने में होगा ना इधर, तो ये कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ ईस्ट। इस पॉइंट के हिसाब से बीच वाले के, तो ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट बोले तो उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा घुमाते रहो। प्रश्न नंबर 90 है कथन और निष्कर्ष का। ये कथन है 2 और 3 निष्कर्ष इसमें दिए हैं। पहला कथन है कि सभी सफ़ेद तरल हैं, सफ़ेद और ये तरल है। कुछ खंबे सफ़ेद हैं, ये खंबे कुछ सफ़ेद हो गए। अंदर वाला क्या है? सफ़ेद, ये है खंबा, और ये बाहर वाला क्या है? तरल है। पहला निष्कर्ष है कि सभी खंबे तरल है। सभी खंबे तरल है, बिल्कुल गलत है। खंभों का कुछ हिस्सा तरल है, सभी खंबे तरल नहीं है, तो निष्कर्ष 1 गलत हो गया। कुछ तरल खंबे हैं, बिल्कुल है, ये तरल बाहर वाला और ये खंबा इधर, तो ये जो कॉमन हिस्सा है दोनों का, तो कुछ तरल खंबे हैं और कुछ खंबे तरल है, ये निष्कर्ष भी सही है। सभी तरल सफ़ेद है, बिल्कुल गलत है। सभी सफ़ेद हैं वो तरल दिए हैं, लेकिन सभी तरल सफ़ेद नहीं है, तो केवल निष्कर्ष बी का अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष बी का अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। सवाल नंबर 91 दिया है, आगे कथन और निष्कर्ष का ही है। ये 2 कथन दिए हैं, 2 निष्कर्ष दिए हैं। कथन है कि सभी केक मिठाई है, केक और ये मिठाई, सभी मिठाई बेक्ड है, ये हो गया, ये केक, ये मिठाई और ये बेक। पहला कि सभी केक बेक है, बिल्कुल, केक एकदम अंदर है, बेक एकदम बाहर, तो सारे केक वो बेक हैं, बिल्कुल सही है। कुछ बेक मिठाई है, बिल्कुल, ये बेक और ये कुछ मिठाई, यानी कि जो ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला बेक का, ये वाला, ये कुछ बेक है जो मिठाई बनता है ये, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का ही अनुसरण करता है। देखो, हम अंदर से बाहर जाएं तो वो स्टेटमेंट कुछ तक सही होती है, बाहर से अंदर आए तो उसमें सारी स्टेटमेंट सही हो जाती है, तो इसमें दोनों अनुसरण का पालन करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 91 का। 92 नंबर दिया है, एक छात्र पंक्ति में बैठे हैं, रवीश बाएं छोर से पंक्ति में चढ़ा है, यानी कि इधर से ये चौथे नंबर पर है, ठीक है, इधर से। वैभव पंक्ति के दाएं छोर से 10वें नंबर पर है, पंक्ति का अगर ये दायां छोरा है तो यहाँ से ये वैभव बैठा 10वें नंबर पर, वैभव, और ये है रवीश। उस पंक्ति में रवीश और वैभव के बीच में 8 लड़के बैठे, इनके बीच में कितने बच्चे? 8। तो पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हो गए? 10, 6, 16, 16 और 8, 24, ठीक है, 24 बच्चे इस पंक्ति में टोटल बैठे हैं। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 93 है,
संख्या में उपयोग किए गए अंकों के आधार पर उस संख्या का चुनाव करें जो अलग है। 4 संख्या दे रखी है, आपको ये बताना इनमें से कौन सी संख्या अलग है। देखो 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये अलग, ऑप्शन डी अलग है, एकदम सभी को दिख रहा है क्योंकि सभी में 3 4 और 5 6 चारों अक्षरों का प्रयोग हुआ। देखो इसमें 3 4 5 6, इसमें भी देखो 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, लेकिन ऑप्शन डी वाले में क्या है 2 3 5 6, इसमें क्या है 2 3 और 5 6 का प्रयोग हुआ, 4 का नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन डी वाली संख्या इसमें अलग है। सवाल नंबर 94 है, इसमें से अलग बताना है कौन सा अलग है। टीम के अंदर क्या होते हैं खिलाड़ी, कंपनी के अंदर क्या होते हैं कर्मचारी, वन के अंदर क्या होते हैं वृक्ष, ठीक है। लेकिन समुद्र के अंदर जहाज नहीं होते, जहाज तो एक अलग बात होगी, समुद्र के अंदर जहाज परमानेंट नहीं रहते। जो चीज़ जिससे बनती है, जैसे कंपनी किससे बनती है कर्मचारियों से, टीम किससे बनती है खिलाड़ियों से, वन किससे बनता है वृक्षों से, तो समुद्र किससे बनता है नदियों से, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। 95 नंबर दिया है निष्कर्ष और कथन का। एक कथन दिया है और यह बताना इसके हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है कि बच्चों में खाना की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। भाई जो बच्चे खाना नहीं खाते ना, उनके लिए ऑप्शन सही है कि उनको जंक फूड देना चाहिए। ये बात किसी ने कह दी, मतलब क्या ये बात सही है या गलत है। आपके सामने 2 निष्कर्ष है। पहला कि हाँ खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को जंक फूड देना सही है, वो उन्हें पसंद करते हैं। भैया तो गलत है, ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं निकलेगा, जंक फूड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं, जंक फूड्स के सेवन से मोटापा, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होती है। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत से विकसित में यह आवश्यक है। देखो ये इतनी बात होती है ना, सिर्फ इतनी, तो ये ठीक था ऑप्शन बी का। अगले लाइन जोड़ के इसने सारी स्टेटमेंट गलत कर दी, ठीक है। अगली लाइन इसमें बिल्कुल गलत दी है पौष्टिक आहार वाली, तो ना तो निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता और ना ही निष्कर्ष 2 का, ठीक है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला 96 नंबर, और इसमें ABCD करके 4 ऑप्शन है। एक प्रॉपर सीक्वेंस में इनको दे रखा है, क्या इनमें अलग अंतर है वो आपको बताना है। जैसे A से C तक गए 2 जोड़ दिया, Z से B तक गए 2 जोड़ दिया, E से G तक गए 2 जोड़ दिया, V से X गए 2 जोड़ दिया, C से E गए 2 जोड़ दिया, X से Z गए 2 जोड़ दिया, B से E गए यहाँ पे 3 जुड़ गया, Y से A गए तो 2 जुड़ गया, B से E में यहाँ पे 3 जुड़े हैं, बल्कि सब में 2 जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें अलग हो जाएगा। सवाल नंबर 97 दिया है, 7 छात्र खड़े हैं, ठीक है, बाएं से दाएं एक पंक्ति में खड़े हैं। इसमें पहली बात कह रहा है कि P, O, K और N किसी भी अंतिम छोर पर नहीं खड़े, यानी कि पंक्ति के ना तो लेफ्ट में और ना राइट में। 4 बंदे नहीं है, P, O, K और N। J P के बाएं बगल और O के दाएं बगल में है, M बीच में नहीं है। और चलो इस प्रश्न को हम इंग्लिश में देख के बनाते। देखो सबसे पहले तो P, O, K और N ये 4 तो कोने पर है ही नहीं किधर से भी। इसके बाद इसने क्या कहा है कि J जो है वो P के लेफ्ट में है, P है ना, इसके लेफ्ट में क्या हो गया J। और इसके बाद क्या क्या है राइट ऑफ O, O के राइट में है, ये ऐसे, ठीक है। जो J है वो P के तो लेफ्ट में है और O के राइट में है, J खड़ा कर दिया J को। इसके बाद आगे क्या कहा है इसने, M है वो बीच में नहीं आएगा बिल्कुल भी, M बीच में नहीं आएगा बीच में, ठीक है। K जो है वो N के राइट में और L के लेफ्ट में, K है वो N के तो राइट में है और L के लेफ्ट में है, ऐसे है, ठीक है। तो K N के तो राइट में और L के लेफ्ट में ऐसे आएगा। अब हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6, M बीच में नहीं है तो M एक इस साइड आ जाएगा, ये स्टेटमेंट बनेगी। MOJPNKL ये स्टेटमेंट बनेगी। मिडल में पूछा है, मिडल में कौन आएगा, P खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, P इसके बीच में खड़ा है। M इधर क्यों आया, क्योंकि अगर M हम इधर लास्ट में लगाते तो O किनारे पे बनता, और इसने पहले क्या रखा कि O, K और P और N ये चारों अक्षर किनारे पे नहीं खड़े किधर भी, इसलिए M को लेफ्ट में लगाना जरूरी पड़ा। 98 नंबर का दिया है, 5 कलर अलग अलग बॉक्स डब्बे हैं, अलग अलग प्रकार से रखे गए हैं। इसमें एक लाइन दे रखी, काला बॉक्स अंतिम किनारे पर नहीं है, यानी कि ब्लैक बॉक्स ना तो लेफ्ट साइड में है ना ही राइट साइड में है।
टोटल 5 बॉक्स इसमें रखे गए हैं। ब्लैक ना तो इधर आएगा और ना ही ब्लैक इधर आएगा। सफ़ेद बॉक्स दाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा सफ़ेद, ये वाइट इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया है लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स हैं। अब देखो लाल और काला कहाँ कहाँ रख सकते हैं, रेड और ब्लैक। अगर यहाँ रेड रखें तो ब्लैक यहाँ पे आएगा वाइट की जगह, तो गलत हो जाएगा। अगर रेड यहाँ पे रखें तो ब्लैक यहाँ कॉर्नर पे आएगा, कॉर्नर पे ब्लैक रखना नहीं है। तो रेड और ब्लैक के बीच में 2 का मतलब क्या, इधर तो आएगा ब्लैक और उधर कॉर्नर पर आएगा रेड। रेड और ब्लैक के बीच में तभी तो 2 बंदे आएंगे। इसके बाद आगे दे रखा है कि नीले और लाल के बीच में 1 बॉक्स है, तो ये लाल है और इधर क्या आ जाएगा ब्लू। नीले और लाल के बीच में 1 आ गया, तो ये बची जगह कौन सी हो गई, ये होगी ग्रीन की। अब दिया है कि कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। स्टेटमेंट दे रखी है ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, वाइट और रेड, ये इनकी स्टेटमेंट है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हमारा बना था ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर ये ब्लू, फिर वाइट और लास्ट में रेड। ब्लैक बॉक्स इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ब्लैक बॉक्स जो है वो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट बिल्कुल सही है। जो एक ऑप्शन है वो ही बिल्कुल सही दिया है। सफ़ेद बॉक्स बाएं से दूसरा है, सफ़ेद बॉक्स बाएं से नहीं दाएं से दूसरा है। हरा बॉक्स बाएं से तीसरा है, बाएं से तीसरा नहीं, हरा बॉक्स बाएं से पहला है। सफ़ेद बॉक्स दाएं से तीसरा है, सफ़ेद बॉक्स दाएं से तीसरा नहीं दूसरा है। तो केवल ऑप्शन ए इसमें सही है। 99 नंबर दिया है क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है क्या आएगा। 3, 5, 8, 13, 22 और यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22। देखो 2, 3, फिर 5, फिर 9। ठीक है, और इसके बाद अगले क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये आपको बताना है। और अब इसमें देखो तो देखो एक तरीका तो ये है, इसमें कोई पैटर्न नहीं लग रहा अभी तो। ठीक है, अब ये जैसे 3 दे रखा है तो 3 का डबल कितना करेंगे 6, इसमें से 1 घटा दो 5, 5 का डबल कितना करेंगे 10 और इसमें से 2 घटा दो 8, 8 का डबल करेंगे कितना आएगा 16, इसमें से 3 घटा दो कितना आ गया 13, 13 का डबल करेंगे कितना आएगा 26, 26 में से 4 घटा दो कितना आ गया 22, 22 का डबल करेंगे कितना आएगा 44, 44 में से 5 घटा दो, 44 में से 5 गया तो 39, ऐसे आएगा। जो संख्या दे रखी है उसका डबल करके पहले वाले में 1 घटा दो, अगले में 2, अगले में 3, अगले में 4, अगले में 5, तो 39 इसका उत्तर हो जाएगा। इस संख्या का डबल करो -1, इसका डबल करो -2, इसका डबल करो -3, इसका डबल करो -4, इसका डबल करो -5। ठीक है, लास्ट सवाल है, मिसिंग नंबर आपको बताना है। 676 और 841 का जो रिलेशन है वही 324 और 21 का है। देखो 676 किसका स्क्वायर है 26 का, 841 किसका है 29 का। ठीक है, 26 का स्क्वायर जमा 3 जोड़ दिया 29 का स्क्वायर, तो 324 किसका स्क्वायर है 18 का। 18 में 3 जोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा 21, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 और इसके 100 के 100 सवाल प्रश्न हमने कर लिए हैं। हरियाणा सीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, वहाँ पर मिलेगी। पहली बार क्लास देख रहे हो तो नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके दी गई है। 23 प्रैक्टिस सेट कर चुके, 24 हमारा पूरा हुआ। आगे मिलेंगे 25 नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।